Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज हम ट्रांसफॉर्मर एसी का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर देखिए, मैंने आपको बताया था कि एसी क्यों यूटिलाइज, हमने एसी की रिक्वायरमेंट क्यों फील हुआ, समझे ना। मतलब एसी और डीसी में क्या अंतर है, स्पेशली एसी हमारा क्या पर्पस फुलफिल करती है, ये मैंने आपको बातें जूम लेक्चर में अच्छे से बताई थी। समझाया था मैंने आपको कि डीसी को अगर मैं बहुत लंबी डिस्टेंस पे ले जाना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो उस एनर्जी के लॉस से बचने के लिए हमने एक डिफरेंट टाइप की एसी को जनरेट किया। हमने बोले तो एक बंदा था जिसका नाम भी बताया था मैंने आपको, निकोला टेस्ला। उन्होंने इस पर बहुत अच्छे से वर्क किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक इस टाइप से करंट को जनरेट कराया कि अगर बहुत लंबे डिस्टेंस पर करंट को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा, और वो फॉर्मेट करंट का एसी फॉर्मेट था। क्लियर, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एसी के इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कि एसी को एक बहुत ही लंबी डिस्टेंस तक ट्रांसफर किया जा सके, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। अगर ट्रांसफॉर्मर हमारे पास नहीं होता है तो बेटा हम एसी को इतने आसानी से यूज नहीं कर सकते जितने आसानी से हम अपने घरों में एसी को यूज कर पाते हैं। सोचिए, जब एसी जनरेट किया जाता है, जहां जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है कोई, जहां पानी की पोटेंशियल एनर्जी से एसी जनरेट किया जाता है, वहां जो एसी जनरेट किया जाता है उसकी ईएमएफ, उसकी पीक वैल्यू बहुत बड़ी होती है, समझे ना। वहां जो साइनोसोडियल फंक्शन हमें एसी का मिलता है, उसमें जो पीक वैल्यू होती है पोटेंशियल की, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। क्लियर, उसको डायरेक्टली घर में यूज नहीं किया जा सकता है, समझे। अगर घर में मैं इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूं जिसकी पीक वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 220 वोल्ट, और वहां जो एसी जनरेट की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, 220 वोल्ट से ज्यादा है, 1000 वोल्ट है, तो बेटा उसको डायरेक्टली मैं घर में यूज नहीं कर सकता। तो अब इस चीज के लिए कि जो एसी जनरेट की जा रही है हाइड्रो पावर प्लांट में, वो उस प्लांट से बहुत ज्यादा दूर किसी एक सिटी में, और उस सिटी के घर में, किसी एक घर में अगर मुझे एसी को यूटिलाइज करना है, यूज करना है, तो किस प्रकार से किया जाए। तो इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है कि जैसे हाइड्रो पावर प्लांट से एसी जनरेट किया जाएगा, उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है कि हाइड्रो पावर प्लांट कितना बड़ा आपने बनाया है, समझे ना। उसमें जो मोटर यूज किए हुए हैं, उस मोटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उन पर डिपेंड करता है, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्लियर, वहां से क्या किया जाता है कि यदि मुझे 400 मीटर, 400 मीटर छोटा होता है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की दूरी पर एक पावर प्लांट से सिटी है जहां मुझे उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है। क्लियर, तो क्या किया जाएगा, जहां पावर प्लांट है वहां उसी के करीब एक इलेक्ट्रिक हाउस सेट किया जाता है जिसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। वो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वहां से निकलने वाली पीक वैल्यू को, कहां से, हाइड्रो पावर प्लांट से निकलने वाली पीक वैल्यू को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देता है, बहुत बड़ा। क्लियर, वहां से वैल्यू बड़ा होने के बाद उसको वायर के थ्रू एक दूसरी सिटी तक पहुंचाया जाता है। क्लियर, बहुत दूसरी सिटी तक पहुंचाया जाता है। दूसरी सिटी पर जहां वो पहुंचेगा, वहां फिर से उस आने वाली वोल्टेज को गेन किया जाता है, किसके थ्रू, फिर से दोबारा ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। ट्रांसफॉर्मर उस आने वाली एसी को रिसीव करता है और फिर से उस पीक वैल्यू को रिक्वायर्ड पीक वैल्यू में कन्वर्ट करता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है कि आप उसमें पीक वैल्यू को या आरएमएस वैल्यू को, एसी की पीक वैल्यू को, एसी की आरएमएस वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। कुल मिला के ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र होता है। क्लियर, अब रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, मान लेते हैं कि यहां हाइड्रो पावर प्लांट है और ये सिटी है, इसके बीच में वायरिंग है। मुझे क्या करना है कि एनर्जी लॉस कम से कम हो, वायर में एनर्जी लॉस कम से कम हो। एनर्जी लॉस होता है आई स्क्वायर इंटू आर के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं आई की वैल्यू कम करता हूं, अगर मैं आई की वैल्यू कम कर दूं, वायर में 400 किलोमीटर की जो वायरिंग है पावर प्लांट से लेके सिटी के बीच में, अगर मैं उसमें करंट की वैल्यू कम कर देता हूं तो पावर लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि जैसे ही हाइड्रो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी वीआरएमएस वैल्यू निकल रही है, समझे ना, जो पीक वैल्यू मुझे गेन हो रही है, हाइड्रो पावर प्लांट जो जनरेट कर रहा है,
उसको कन्वर्ट किया जाता है एक बहुत बड़ी वैल्यू में। किसकी? पोटेंशियल की पीक वैल्यू में। समझे? मतलब हाइड्रो पावर प्लांट ने एक आउटपुट दिया, वो ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट है। ट्रांसफार्मर वो क्या करेगा? उसकी वैल्यू को और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, मैं प्रूव करूंगा यहां, कि अगर आप इस पे इधर से इनपुट लगाते हो तो ये आउटपुट इस ट्रांसफार्मर के अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो यहां से हाइड्रो पावर प्लांट का इनपुट जो हाइड्रो पावर प्लांट से मुझे जनरेट किया, वो जो मुझे मिला है वो यहाँ लगाऊंगा, फिर यहां से मैं बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट कर दूंगा पीक वैल्यू की, एसी की पीक वैल्यू की। इस प्रोसेस में क्या होता है कि करंट बहुत ज्यादा घट जाती है। समझे? हाइड्रो पावर प्लांट के पास जो मैंने ट्रांसफार्मर लगाया है उसका ने क्या किया? उसने किया कि पीक वैल्यू को तो बढ़ाया बहुत ज्यादा, जो जनरेटेड वैल्यू है प्लांट से उसकी वैल्यू को बढ़ाया, लेकिन करंट को बहुत ज्यादा कम कर दिया। ऐसा क्यों होता है मैं प्रूव करूंगा कि वो करंट को कम क्यों कर रहा है। क्लियर? ये मैं समझाऊंगा आपको। अब करंट कम हो गया, अब वो करंट किस में जा रहा है? 400 किलोमीटर के वायर में। करंट आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो अब जो इस 400 किलोमीटर के वायर में रेजिस्टेंस में जो एनर्जी लॉस होगा आई स्क्वायर इंटू आर के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया आपने। समझे? क्लियर? अब इसके बाद देखो आपको दिमाग में आएगा सर यहाँ आई स्क्वायर इंटू आर लगाओगे, ये तो एसी है, आई स्क्वायर इंटू आर तो डीसी के लिए होता है। बेटा फॉर्मूले सेम ही होते हैं। क्लियर? एसी के लिए आई स्क्वायर इंटू आर लगाने के बाद ही वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई आया था। मैंने प्रूव किया है लास्ट वाले लेक्चर में। आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाई, ये पावर जनरेटेड होती है। तो अगर ये पावर भी, यही फॉर्मूला आप यहाँ भी यूज करोगे तो इसमें कोस फाई आता है, जो वी आई की वैल्यू को कम कर देता है। वी आई कोस फाई पावर फैक्टर। तो डीसी की जगह अगर मैं एसी लेता हूं तो कोस फाई की वजह से पावर फैक्टर लूज हुआ, कम हुआ, और ऊपर से आपने ट्रांसफार्मर यूज करके करंट भी कम कर दिया। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई, यही आई स्क्वायर इंटू आर, जो मैं बोल रहा हूं कि इस 400 किलोमीटर के वायर में पावर लॉस होगा आई स्क्वायर इंटू आर, ये आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल आएगा वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई। ये प्रूव किया है मैंने लास्ट वाले लेक्चर में। क्लियर? तो इस कोस फाई की वजह से अगर मैं डीसी के साथ कंपैरिजन करता हूं तो एसी में, डीसी के कंपैरिजन में एसी में पावर लॉस कम होगा ड्यू टू द पावर फैक्टर। अब एक तो मैंने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, पावर फैक्टर पावर लॉस इससे की वजह से कम हो गया, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसकी वजह से कम हुआ। दूसरा मैंने ट्रांसफार्मर यूज किया, मैंने आई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम कर दी। समझे? वी आई कोस फाई में आई भी मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो इस वजह से क्या होगा, अब पावर लॉस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो जो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है उस पे पावर लॉस कम हो जाएंगे। आप आसानी से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक लोकेशन से एक लंबी लोकेशन पर, एक बहुत दूर ज्यादा लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब जैसे ही जो करंट आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया और पीक वैल्यू आपने बढ़ा दी, अब मान लेते हैं सिटी आ चुकी है, जो करंट आपने ट्रांसफर किया, अब सिटी जहां आपको वो रिसीव करना है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको रिसीव करनी है, वहां फिर से आप ट्रांसफार्मर यूज करोगे। वहां क्या करोगे आप कि जो करंट बहुत ज्यादा घटाई है आपने और जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ाया आपने, आप उन दोनों वैल्यू को उस रेंज में लेके आओगे जिस रेंज को आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? इसलिए हर सिटी के बाहर एक पावर स्टेशन होता है, वो यही करता है कि जो दूर से आने वाली पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपने देखा भी होगा जो बहुत ज्यादा किलोमीटर लंबी लंबी जो लाइन होती है, वो ऐसा बोलते हैं 33,000 लाइन, वो पोटेंशियल वायर, 33,000 पोटेंशियल वायर। आपने देखा होगा जब आप किसी के घर जाते हैं 100 किलोमीटर दूर, अपनी नानी या बुआ के घर जाते हैं, तो बीच में बड़े बड़े टावर्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। समझे? वो वही चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, 400 किलोमीटर दूर पावर प्लांट से वो उन वायरों के थ्रू ही क्या होता है, उन वायर्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है। क्लियर? अब जैसे ही आपको मान लेते हैं कि राजकोट में हमें ट्रांसफर करनी है, तो राजकोट के जस्ट थोड़ा सा बाहर 3-4 किलोमीटर बाहर एक पावर स्टेशन होगा, वो वहां से उन बड़े टावर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर के थ्रू उस स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करता है कि जो राजकोट के घर में यूज की जा सकती है। करंट की वैल्यू को बढ़ाएगा, पोटेंशियल वैल्यू को कम करेगा। यानी इस तरीके से वो पावर स्टेशन जो राजकोट के बाहर है उसमें भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ये करेगा कि करंट की वैल्यू को बढ़ाएगा, पोटेंशियल वैल्यू को कम करेगा, जिससे कि आप यानी राजकोट में जो भी लोग रहते हैं अपने घर में, वो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से आसानी से यूज कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफार्मर, और इससे हर बार
क्वेश्चन आता है नीट जेई एडवांस, चाहे कोई सी भी सेगमेंट की बात करो, इससे क्वेश्चन पूछना पसंद करता है एग्जामिनर, समझे, क्योंकि इसका बड़ा अच्छा यूज है डेली लाइफ में, ये पता होना चाहिए आपको। अब मैं यहाँ प्रूव करूंगा कि इसकी जो प्रिंसिपल है, ये पोटेंशियल किस तरीके से बढ़ाता है, ये करंट किस तरीके से कम करता है, इन बातों पे अब मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहां मैंने इनपुट यानी जो सोर्स से आने वाला पोटेंशियल लिख देता हूं, जो सोर्स से आने वाला यानी हाइड्रो पावर प्लांट से आने वाला एसी सोर्स है, एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज या एसी ईएमएफ, वो ये है V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये इनपुट हो जाएगा, ये वो ट्रांसफॉर्मर है जो प्लांट के पास लगा हुआ है, समझे ना, हाइड्रो पावर प्लांट के पास लगा हुआ है, ये वो ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या करेगा, ये इनपुट दिया मैंने, इस वायरिंग में कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होता है, इस वायरिंग में अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। क्लियर, अभी मैं इसको रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूं कि ये जो वायरिंग है ये कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है और ये कॉइल है, उसको ऐसे मैंने टर्न करके रखा हो, ये कॉइल। क्लियर, इसके ही जस्ट साइड में एक दूसरा कॉइल मैंने रख दिया और उस कॉइल को मैंने ऐसे यहां एक दूसरे साथ कांटेक्ट में रखा। क्लियर, अब होगा क्या, जैसे ही आप ये बोलोगे कि ये पोटेंशियल आप यहां लगाओगे प्लस माइनस, क्लियर, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो होगी आधे साइकिल के लिए और दूसरे आधे साइकिल के लिए करंट अपोजिट हो जाएगी। रियलिटी में क्या होता है कि इन वायरिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अपना होता ही होता है, इधर भी और इधर भी, रियलिटी में होता है। स्टार्टिंग में मैं भी मान रहा हूं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जैसे ही आप यहां करंट अप्लाई करोगे, इस डायरेक्शन से करंट दोगे या पोटेंशियल दोगे, अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो मुझे यहाँ रेजिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, जैसे मैंने पोटेंशियल लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ रेजिस्टेंस देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पोटेंशियल दूंगा और ये वायर विदाउट रेजिस्टेंस वाले हैं तो करंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, समझे। अब एल के अकॉर्डिंग चार्जिंग, जो मैंने बताया ना आपको कि बैटरी और एल, एक बैटरी होती है और एक एल होता है, तो उसमें किस तरीके से करंट फ्लो करती है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चीज लेके चलता हूं कि इसमें भी रेजिस्टेंस है और इसमें भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा उस स्टेट में मुझे यहाँ करंट देनी चाहिए कि ये करंट है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ करंट ही आएगी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी आउटपुट। देखिए बात सुनो, जैसे ही यहाँ पोटेंशियल लगाऊंगा तो इसमें करंट ऐसे आएगी एक सेंस में इस कॉइल में, और एक सेंस में करंट आएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके अंदर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट एन आई, सोलेनोइड वाला जो फॉर्मूला होता है। अब ये करंट की सेंस कंटिन्यूअसली चेंज होगी, आप पोटेंशियल लगा रहे हो तो करंट भी आएगी, इसमें करंट आएगी, उसकी सेंस भी चेंज होगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी एक साइकिल में ये अपनी डायरेक्शन 2 बार चेंज करेगा, समझे ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो यहां से निकलेंगी ऐसे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जानते हो लूप में होती है, तो अगर इसमें करंट समय के साथ चेंज हो रही है, अगर ये सोर्स है तो इसमें करंट भी समय के साथ चेंज होगी साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होगा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होगा इसमें, और इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है तो यहां इस लूप में फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर गुजर रही है, तो इसका फ्लक्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रही है, इसका मतलब दूसरे वाले लूप का फ्लक्स समय का फंक्शन होगा, समय के साथ वेरी करेगा, और समय के साथ वेरी करेगा तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही मुझे यहां आउटपुट दिखाई देगा। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, क्लियर। देखो यहां आप ये इनपुट लगा रहे हो, इनपुट साइनोसोडियल फंक्शन है, जिस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसोडियल फंक्शन आएगा, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि इसमें करंट साइनोसोडियल फंक्शन आएगा। आई बात समझ में, इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसोडियल फंक्शन आएगा, इसमें रेजिस्टेंस हो या ना हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तब भी आप इस तरीके से सोचोगे कि अगर यहाँ एक कॉइल है, एक एसी लगा देता हूं मैं,
अब ये AC VT बराबर V नोट साइन ओमेगा टी है, तो आप जानते हैं इसमें करंट कैसे आती है, IT साइनसोइडल फंक्शन ही आती है, XL है V नोट बाई XL, और ये पीछे होती है पाई बाई 2। तो साइनसोइडल फंक्शन आया ना, चाहे इसमें रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो, रेजिस्टेंस होगा तो भी साइनसोइडल आएगा और रेजिस्टेंस नहीं होगा तो भी साइनसोइडल आएगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडल फंक्शन होगा टाइम का। इसका मतलब इसका फंक्शन साइनसोइडल, इसका फ्लक्स, इस लूप का फ्लक्स साइनसोइडल फंक्शन होगा टाइम का। इसका मतलब इसमें EMF साइनसोइडल फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइनसोइडल फंक्शन आता है, कोस भी जो होता है वो साइनसोइडल फंक्शन ही है, समझे। तो अगर इसके फ्लक्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा इसमें EMF आएगा, वो भी साइनसोइडल फंक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ जो आउटपुट आएगा वो भी साइनसोइडल आउटपुट आएगा, जो वेरी करेगा समय के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये प्रिंसिपल मुझे समझ में आया, यानी इस लूप की वजह से इस लूप में फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से इस लूप में EMF इंड्यूस होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत बार पूछा जाता है जेईई नीट में कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल बताओ। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा अभी तक तो मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं। अब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यदि यहां आपको पीक वैल्यू V नोट मिल रही है तो यहां पीक वैल्यू क्या मिलेगी, समझे। इस पे बातें कर लेते हैं। ये मैं प्रूव कर चुका कि साइनसोइडल फंक्शन ही है। अब थोड़ा मैथमेटिकली ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है उनकी बातें करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें EMF इंड्यूस हो, समझे ना। वो कब होगा, जब इस वाले कॉइल का फ्लक्स इससे पास होगा। अभी मैं देख पा रहा हूं कि यदि मैं ऐसा अरेंजमेंट करता हूं जो आपके सामने है, तो कुछ लाइंस इससे गुजरेंगे, कुछ फ्लक्स पीछे जाएगा। मतलब यहां से मुझे लगता है कि 50% से भी आधा फ्लक्स इससे पास होगा, इसके टोटल फ्लक्स का 50% से भी आधा फ्लक्स इससे पास होगा, मुझे अभी ये लगता है, क्योंकि आधी लाइन इधर है और आधी लाइन में से भी कुछ लाइन इधर से पास होंगी, कुछ इसके अंदर से। समझ में ये बात। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर आपके सामने है ये बहुत ही ज्यादा कम इफिशिएंट है, इसकी इफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि इससे निकलने वाला फ्लक्स का 50% से भी कम परसेंट इससे पास हो रहा है। इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड EMF होगा ये बहुत ही ज्यादा कम हो पाएगा। क्लियर, ये ट्रांसफार्मर 100% उस पर्पस को फुलफिल करे जो मैं चाहता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें 100% हो, M की वैल्यू सबसे बड़ी हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है कैपिटल M उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो। उसके लिए जरूरी है कि इससे निकलने वाला कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो, तभी ये जो ट्रांसफार्मर मैं बना रहा हूं ये 100% एफिशिएंट होगा। इसके लिए लोग क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए कि यहां से निकलने वाली सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो, वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो वायरिंग है कॉइल वाली, इसके बीच में वो आयरन, सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन की शीट है, इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे वाइंड कर देते हैं और उसके ऊपर ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल ऐसे वाइंड कर देते हैं। सेकेंडरी कॉइल किसमें, इसमें। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन सिलिकॉन एलॉय। सबका पर्पस है, ये सिलिकॉन क्यों लिखा है इसका भी पर्पस है। और ये जो मैंने यहां शीट रखी है ये एक शीट नहीं होती है, ये स्ट्रिप होती है इस शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप होती है। इसके ऊपर दूसरी पहले यहां कुछ इंसुलेटेड मटेरियल जिसको हम कहते हैं पॉलिश, समझे। एक ऑयल होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, वो क्या किया जाता है, एक सॉफ्ट आयरन सिलिकॉन एलॉय की स्ट्रिप लेते हैं इस शेप की, फिर इसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप रख दी जाती है, फिर से वो जो ग्रीस टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो, समझे ना, ऑयलिंग फील्ड लगा दी जाती है, फिर इसके ऊपर शीट, फिर उसके ऊपर वो ग्रीस टाइप की स्ट्रक्चर ऑयलिंग जिसको वार्निश भी बोला जाता है,
समझे ना, पॉलिश भी बोला जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं शीट स्टैक फॉर्म में। कोई भी शीट एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग में नहीं होना चाहिए, मतलब कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक शीट दूसरी शीट के बीच में इंसुलेटेड मटेरियल है, और इंसुलेटेड मटेरियल क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, समझे ना, जो पॉलिश में बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर पॉलिश जो मैं बोल रहा हूँ, एक शीट उसके ऊपर वो पॉलिश, फिर दूसरी शीट, फिर पॉलिश, फिर तीसरी शीट, फिर पॉलिश, फिर चौथी शीट, ऐसे इसको एक थिक लेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर ऐसे वायरिंग की जाती है। इस तरीके से काफी सारे पर्पस फुलफिल होते हैं। पहला पर्पस, सॉफ्ट आयरन होने की वजह से क्या होता है कि पहले तो आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, समझे ना, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आयरन। तो यहां से क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होने की वजह से, कि जैसे ही एक साइकिल है, मान लेते हैं कि करंट नीचे आ रही है, तो एक किसी इंस्टेंट पर ये एन है और ये एस है, क्लियर। तो यहां से निकलने वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आयरन से होते हुए, क्योंकि ये आयरन ऐसा नेचर रखेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से होते हुए दूसरे में पहुंचाए, तो ये एन, यहां से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन में होते हुए इसमें एंटर करेंगे। अगर ये एन होगा तो ये एस हो जाएगा, और फिर ये एन हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आयरन है, ये आयरन है, तो ये एन इसको इस टर्म को एस बना देगा, इसलिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हुई नजर आएंगी, और फिर इसमें से ऐसे बाहर निकलती हुई नजर आएंगी, और फिर इधर एंटर करती हुई नजर आएंगी। तो पहला, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करने से क्या पर्पसफुल हुआ कि मैक्सिमम इसका फ्लक्स इससे पास हो रहा है। फर्स्ट, सॉफ्ट आयरन होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे ही ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां भी इंस्टेंटेनियसली डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे ही यहां डायरेक्शन चेंज होगी तो यहां भी डायरेक्शन चेंज हो जाए इंस्टेंटेनियसली, कोई टाइम लैग ना हो। अगर ये सॉफ्ट आयरन नहीं है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो टाइम लैग होगा, क्योंकि अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, उसमें कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड की रिटेंटिविटी आ जाती है, रिटेन कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो टाइम लैग नहीं होना चाहिए, इसलिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है। सिलिकॉन इसमें इसलिए रखा गया है कि यदि आप इसमें सिलिकॉन रखते हैं तो सिलिकॉन रखने से इसमें एडी करंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है, समझे ना। आयरन सिलिकॉन एलॉय, एडी करंट, रुकिए, एडी करंट का रीजन कुछ और है। आयरन सिलिकॉन एलॉय होने से ये सॉफ्ट बनता है, सिलिकॉन डालने से ये सॉफ्ट बन जाता है, और ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है इसमें। सॉफ्ट मैग्नेटिक बिहेवियर जो मैं बोल रहा हूं वो सिलिकॉन डालने से एनहेंस हो जाता है, क्लियर। एडी करंट वाली जो बात है, जो मैंने अभी बोला कि इनको स्टैक फॉर्म में रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, बीच में क्या लगा के, एक इंसुलेटेड कोटिंग लगा के एक दूसरे के ऊपर इन सभी सॉफ्ट आयरन सिलिकॉन स्ट्रिप को रखा जाता है। इस स्टैकिंग फॉर्मेट की वजह से, स्टैकिंग फॉर्मेट की वजह से और बीच में इंसुलेशन की वजह से एडी करंट आप 50% से भी ज्यादा लॉस कर देते हो, मतलब डिक्रीज कर देते हो। एडी करंट, एडी करंट क्या है याद कीजिए आपने, मैंने मैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपको बताया था कि यदि ये आयरन का बना हुआ है बोर्ड, और मैं एक मैग्नेट को आगे पीछे लेके जाता हूं, ऐसे मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे लेके जाता हूं, तो इस आयरन में एडी करंट जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि इस आयरन के ब्लॉक में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, जो कि लूप की फॉर्म में होता है, और ये यदि कंडक्टर है, आयरन है ये, तो इसमें वो ईएमएफ क्या करेगा, करंट जनरेट कर देगा लूप की फॉर्म में, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी का लॉस होने लगेगा, जिसकी वजह से इसमें हीट एनर्जी जनरेट होने लगेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, समझे, एडी करंट की वजह से। वही चीज यहां एग्जिस्ट करेगी यदि आपने कंप्लीट एक आयरन की ये बॉडी ली, ना कि स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसा मटेरियल बनाया। ये जो शेप में बोल रहा हूं रेक्टेंगल शेप, ये एक स्ट्रिप के ऊपर फिर एक कोटिंग नॉन इंसुलेटेड, फिर उसके ऊपर इंसुलेटेड कोटिंग, फिर उसके ऊपर स्ट्रिप, फिर इंसुलेटेड कोटिंग, फिर शीट, ऐसे स्टैक फॉर्म में आपको ये स्ट्रिप ऐसे बना देनी है रेक्टेंगुलर फॉर्म की, क्लियर। अगर इसकी जगह आप कंप्लीट आयरन लेते हैं तो ये बहुत ही जल्दी गर्म होगा ट्रांसफॉर्मर, और जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाएगा, क्लियर। तो इस लॉस को कम करने के लिए हम स्टैक फॉर्म यूज करते हैं। ये तीनों बात आपको याद रखनी है। सिलिकॉन क्या करता है, स्टैक फॉर्म क्यों रखी गई है, एडी करंट किस तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड यदि समय के साथ वेरी करेगा तो इस आयरन रोड में एडी करंट आएगी, उसको कम करने के लिए हम
स्ट्रिप्स यूज करते हैं स्टैक फॉर्म में, क्लियर, बीच में इंसुलेटेड कोटिंग लगाते हैं। तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। अब मान लेते हैं कि मैंने ये तीनों बातें इसमें एग्जिस्ट कर दी, ये ट्रांसफॉर्मर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मर है, 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है, एनर्जी का लॉस इसमें अब संभव नहीं है। एनर्जी का लॉस तीन तरीके से हो सकता था, वो मैंने आपको बताया, एडी करंट, दूसरा इसमें वॉइस भी आती है, हम जैसी आवाज आती है, उसमें भी लॉस होता है, मैं उसको भी मान लेता हूँ कि इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्लियर। आप कभी किसी ट्रांसफॉर्मर के पास जाएंगे तो आपको हम जैसी आवाज आएगी, तो साउंड में भी एनर्जी का लॉस होता है। मैं इसको मान लेता हूं कि ये एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, क्लियर, ये मैं मान लेता हूं। तीन तरीके से एनर्जी का लॉस होने होता है, एडी करंट, एक साउंड, और एक यहाँ अगर रेजिस्टेंस है इस वायरिंग में, तो उस वायरिंग में भी एनर्जी का लॉस होता है, उस वायरिंग में भी एनर्जी का लॉस होता है जो यहाँ वायरिंग है। इसलिए ये वायरिंग ऐसी की जाती है कि बहुत अच्छी कंडक्टिंग मटेरियल हो, समझिए जैसे कॉपर की वायरिंग की जाती है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते आप। 100% इफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ थियोरेटिकली स्टडी कर रहा हूं। अब देखो, इससे निकलने वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इससे गुजरती है, तो मैं कहूंगा कि इस लूप के किसी भी एक टर्न का फ्लक्स इस लूप के किसी भी एक टर्न के फ्लक्स के बराबर है। अगर सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से निकलती हैं वो इसमें एंटर कर जाती हैं, इफ ट्रांसफॉर्मर is 100% efficient, then we can say, पहली बात हम क्या कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी इनपुट है उतनी एनर्जी यहां से निकलेगी। इनपुट एनर्जी will be equal to output energy, no energy loss, no energy loss, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल से जितनी भी निकलेंगी वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में एंटर करेंगी, समझे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कॉइल फर्स्ट या प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ या इन सेकेंडरी कॉइल। ये बात आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इन दोनों स्टेटमेंट से मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे लिखी जाती है आपको बताता हूं। देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल में मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न P है, क्लियर। तो इस कॉइल की एक लूप, जो इसमें एक लूप होगा, एक लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है कि एक लूप का फ्लक्स, इसमें से कॉइल फर्स्ट में से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब इस कॉइल के एक लूप का फ्लक्स है, एक लूप से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि इस लूप से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस लूप से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस लूप से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग है। सभी लूप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम होती है, और वो क्या है, उसका फ्लक्स। ये मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी एरिया इज कॉल्ड इट्स फ्लक्स, समझे। अगर मैं कंपैरिजन में बात करता हूं और ये आता है B डॉट डी से, B इंटू इसका एरिया, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप से एसोसिएटेड, एक लूप से कुछ मान लेता हूं x मान लेता हूं,
कि एक लूप से एसोसिएटेड एक्स। अब जरा मुझे बताओ, यदि टोटल फ्लक्स इससे टोटल फ्लक्स इस लूप से टोटल फ्लक्स फाई प्राइमरी है तो एक लूप से कितना आएगा? अगर इस टोटल वायर से एसोसिएटेड फ्लक्स 5p है तो एक से कितना आएगा? अपॉन np। यानी प्राइमरी कॉइल में यदि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड 5p है तो एक लूप से एसोसिएटेड 5p बाई np आएगा। क्लियर? और यही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि दूसरे वाले से पास हो रही है, और इस दूसरे वाले से यदि टोटल फ्लक्स 5 सेकेंडरी है तो इसके एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स आएगा अपॉन ns। तो इसके किसी एक लूप से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल होगी इस लूप में एंटर करने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो बात लिखी हुई है ना, ये वाली बात, ये एक्चुअल में इस प्राइमरी कॉइल के किसी एक लूप का फ्लक्स विल बी इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल के किसी एक लूप के फ्लक्स से है। समझे? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो यहां से निकलेंगी वो इसके किसी एक लूप का फ्लक्स है, वही इक्वल है इसके किसी एक लूप के फ्लक्स के। यही मतलब है इस बात का, तो ये आप समझेंगे। अब इस इक्वेशन को, यही है वो एक्स एक लूप से एसोसिएटेड इक्वेशन ए। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए। अगर इक्वेशन ए को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 बाई एन पी डेल 5p बाय डेल टी, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, 1 बाय एन एस डेल 5s बाय डेल टी। समय के साथ मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी अपॉन एनपी इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी अपॉन एनएस। ये आएगा।